केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देश में 5 अगस्त से जिम खोलने की इजाजत दी गई है। साथ ही सरकार ने नाइट कर्फ्यू को भी हटा दिया है। वहीं जिम और योगा को 5 अगस्त से अनुमति दी जाएगी। मेट्रो सेवाओं पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। मार्च महीने में कोरोना के प्रसार को कम करने के लिए लॉकडाउन लागू किया गया था और उसी समय सिनेमा घरों, जिमों, स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया था। स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर्स, बार और ऑडिटोरियम को भी बंद रखा गया है। ये सभी अनलॉक 3 में नहीं खोले जा सकेंगे। भारतीय वायुसेना की शक्ति में बुधवार को बढ़ोतरी हुई है। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद 5 राफेल लड़ाकू विमान भारतीय जमीन पर पहुंच गए हैं। हरियाणा के अंबाला एयरबेस में बुधवार को राफेल विमान लैंड हुए, जहां उनका स्वागत वाटर सैल्यूट के साथ किया गया। इस दौरान वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया भी मौजूद रहे। फ्रांस से मिलने वाली राफेल विमानों की ये पहली खेप है। इन विमानों ने मंगलवार को फ्रांस से उड़ान भरी थी, जिसके बाद ये यूएई में रुके और बुधवार दोपहर को अंबाला पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर राफेल विमानों का स्वागत किया। खास बात यह है कि पीएम मोदी ने राफेल विमानों का स्वागत संस्कृत श्लोक से किया। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, राष्ट्रीय रक्षा समम पुण्यम, राष्ट्रीय रक्षा समम व्रतम, राष्ट्रीय रक्षा समम यज्ञो, दृष्टो नैव च नभः, स्पृशम दीप्तम स्वागतम। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय रक्षा के समान कोई पुण्य नहीं, राष्ट्रीय रक्षा के समान कोई व्रत नहीं, राष्ट्रीय रक्षा के समान कोई यज्ञ नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राफेल विमानों का स्वागत किया। राजनाथ सिंह ने लिखा कि नई चिड़िया अंबाला में लैंड कर गई है। राफेल लड़ाकू विमान एक नए युग की शुरुआत है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यह फैसला मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया है। इस बैठक के दौरान मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया था कि मंत्रालय का मौजूदा नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाए। इस प्रस्ताव पर मोदी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। अब पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी, ताकि शिक्षा क्षेत्र में अव्यवस्था को खत्म किया जा सके। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा का सत्र 31 जुलाई से बुलाने की अर्जी लगातार तीसरी बार लौटा दी। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चौथी बार राज्यपाल से मिलने पहुंचे। दोनों की मुलाकात 15 मिनट चली। अब कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार चौथी बार प्रस्ताव भेजेगी। गवर्नर ने दूसरी बार अर्जी लौटाते वक्त शर्त रखी थी कि सत्र बुलाने के लिए 21 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। सरकार ने राज्यपाल की आपत्तियों के जवाब के साथ मंगलवार को तीसरी बार प्रस्ताव भेजा था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बागी विधायकों के प्रति नरमी का संदेश देते हुए कहा कि अगर ये विधायक माफी मांगते हैं तो उन्हें पार्टी हाईकमान की ओर से लिया गया फैसला मंजूर होगा। अशोक गहलोत के इस बयान को सीएम की ओर से बागी सचिन पायलट को भेजा गया समझौते का प्रस्ताव माना जा रहा है। अशोक गहलोत ने कहा कि यदि वे कांग्रेस में फिर से लौटना चाहते हैं तो वे पार्टी आलाकमान से अपने व्यवहार के लिए माफी मांग सकते हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां अंतिम चरण में है। 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम की मेजबानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई हस्तियां मौजूद रहेंगी। हालांकि सीएम योगी को छोड़कर और किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाया नहीं गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने कहा कि कोरोना महामारी खत्म होने के बाद हम सभी को बुलाएंगे। पीएम मोदी के राम मंदिर भूमि पूजन के लिए जाने पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के मंदिर के शिलान्यास में जाने को संविधान की शपथ का उल्लंघन बताया है। वहीं कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन में कांग्रेस पार्टी गुपचुप तरीके से आरएसएस के साथ रही। उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस में कांग्रेस के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव की भूमिका होने का आरोप लगाया। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में तब नया मोड़ आ गया
जब उनके पिता के सिंह ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके परिजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। अब रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। उन्होंने मांग की है कि बिहार में दर्ज एफआईआर की जांच को मुंबई ट्रांसफर किया जाए, जहां पहले से ही इस मामले में जांच चल रही है। उनका कहना है कि एक मामले की जांच 2 जगहों की पुलिस नहीं कर सकती है। बुधवार को कारोबार के दूसरे दिन सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। बुधवार को सेंसेक्स 66 अंक नीचे और निफ्टी 24 पॉइंट की गिरावट के साथ खुला। दिन भर की ट्रेडिंग के दौरान सेंसेक्स 503 अंक तक नीचे और निफ्टी 121 पॉइंट तक नीचे चला गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 422 अंक नीचे 38,071 पर और निफ्टी 98 पॉइंट नीचे 11,203 पर बंद हुआ।